एक लड़की घबराई हुई किसी से दूर भाग रही है। उसने देखा समुद्र किनारे की ऊंची ऊंची चट्टानों के किनारे पर कुछ उसके साथी छुपे बैठे हैं, जिनके चेहरे पर खौफ है। हर कोई सिर्फ खुद की जान जाने से डर यहाँ छुपा हुआ है। यहाँ एनी उनसे कहती है कि वो उसे थोड़ी सी जगह दे दे, लेकिन वहां इतनी भी जगह नहीं थी कि वो उसे छुपा पाते। इसीलिए मजबूरन उसे समुद्र के ठंडे बर्फ के पानी में उतरना पड़ा और पैदल ही आगे जाने पड़ा। और जहां भी कोई छुपने की जगह थी वहां कोई ना कोई डरा हुआ छुपा हुआ बैठा था। ये साफ सुनाई दे रहा था ऊपर से कोई लगातार गोलियां बरसाए जा रहा है, पर इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ऊपर जाकर वो जो कोई भी है उसे लड़ सके। और जिसे जो जगह मिल गई थी उसने वो वहीं आसरा बना लेता है। और एनी को भी आखिर में एक जगह दिख जाती है, परंतु शायद उसने आते आते देर कर दी, क्योंकि वो जो कोई भी था उसने उसे देख लिया। एनी भी उसे देख लेती है और दोनों की नजरें भी मिली और तब चली वो गोली जो शायद एनी के लिए ही बनी थी। दरअसल ये सब शुरू हुआ एक भयानक चीख के साथ। कॉलेज की लड़कियां जो किसी आइलैंड पर कैंपिंग के लिए आई हैं, वो जंगल से तेजी से भागते हुए अंदर की ओर आ रही थी। बाकी को भी कह रही थी कि जल्दी चलो, जल्दी छुप जाओ, वो इधर ही आ रहा है। वहीं एनी को कुछ भी समझ नहीं आया कि असल में बात क्या है। उसने बस वही किया जो बाकी कर रहे थे। सभी ने पास बने एक वुडन कॉटेज में आसरा लिया और वहीं छुप गए। जिसके भी ऊपर नजरें जा रही थी किसी की आंखों में सिर्फ एक डर था, पर एनी को तो अपनी बहन की फिक्र थी जो अभी भी अपने कैंप में सो रही थी। इतने में बाहर से 3 बार लगातार गोली की आवाज आई। एनी समझ गई असल में मसला क्या है। यहाँ गोलियों की गूंज सब समझ गए थे कि उस हमलावर के पास असला बारूद की कोई कमी नहीं है और इसीलिए वो इतनी देर बिना रुके सभी को मारे जा रहा है। धीरे धीरे करके उस कॉटेज में स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही थी। जो अंदर आ रहा था उनमें से हर किसी की अलग कहानी थी। किसी ने कुछ देखा था तो किसी ने कुछ, पर एनी के दिमाग में कहीं उसे कुछ हो ना जाए। उसने अंदर आए स्टूडेंट से पूछा क्या उनमें से किसी को उसकी छोटी बहन दिखाई दी। पहचानने के लिए एनी ने यह भी बताया कि उसने पीले रंग के कपड़े पहने थे। पर यहाँ 600 से अधिक ज्यादा स्टूडेंट थे और उनमें से किसी एक लड़की को ऐसे ढूंढ पाना तो संभव नहीं था। सवाल एक ही है, वो हमलावर है कौन। और इस कहानी को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कहानी असल में एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसके रियल फुटेज और कुछ तस्वीरें आपको वीडियो के अंत में देखने को मिलेंगी। फिलहाल अभी एनी पर जिसने मन बना लिया कि वो किसी भी हाल में अपनी बहन को लेने के लिए जाएगी, पर वो डरावनी गूंज ने उसे अपने बेवकूफी भरे फैसले को थाम दिया। अंदर ही रहने पर मजबूर कर दिया। उसकी बाकी दोस्तों ने भी उसे बाहर जाने से मना किया, क्योंकि अगर वो वहां गई तो शायद उसके नसीब में मौत ही मिलेगी। और यहाँ उसने थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। जब बाहर से थोड़ी शांति, इन्होंने उस पास वाले जंगल में जाने का मन बना लिया ताकि वहां तक घने जंगलों के बीच से खुद को सुरक्षित रख सके। सभी एक बारी में बाहर आया और तेजी से भागने लगे। इस भागा दौड़ी में इनकी नजरें जब आसपास की चीजों पर गई तो इन्हें समझ में आया असल में ये वो इनके बिखरे सामान नहीं है, बल्कि इनके साथियों की लाशें हैं, जिसे उस अज्ञात हमलावर ने मार डाला और बिना किसी खता कसूर के। बीच में भाग रही एनी को एक घायल लड़की मिली। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद का सोचा। उसे सहारा देकर उसे जंगल की ओर ले जाने लग गई। इन लोगों को यह लग रहा है कि अगर वो वहां से जंगल से बाहर भीतर चले जाएंगे तो हो सकता है कि वो हमलावर इन्हें ढूंढ ना पाए। पर दोस्तों वो इतना बेवकूफ नहीं था। जब उसने देखा कि ज्यादा लोग एक ही दिशा की तरफ भाग रहे हैं तो उसने भी वही दिशा अपना ली। कान को फाड़ देने वाली गोलियों की आवाज से एनी के साथ भाग रहे कुछ स्टूडेंट एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं और वहीं लेट जाते हैं। कुछ ने तो अपनी सांसें तक रोक ली ताकि किसी भी प्रकार की कोई आवाज ना हो। लेकिन जब ये आसपास गिर रहे साथियों की चीखें सुनते हैं तो ये खुद को रोक नहीं पाते। तब कुछ अगल बगल वाले थे जो इनके साथी, वो एक दूसरे के मुंह पर हाथ रख के उसे शांत करवाते, वरना एक चू भी उनकी मौत का कारण बन सकती है। एनी ने पुलिस को फोन करके बुलाने की कोशिश की, लेकिन अभी जो हालात हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, हर कोई उसी समय एक साथ फोन कर रहा था। इसी वजह से कनेक्शन हो नहीं पा रहा है। पर एनी हिम्मत नहीं हारती। उसने फोन करना छोड़ा नहीं, बल्कि उनके पास में एक और लड़की थी। उसने भी कहा कि वो भी फोन कर रही है। हो सकता है कि उन दोनों में से किसी का फोन लग जाए। और यहाँ उनकी तरकीब काम कर जाती है। 5 मिनट बाद फोन से संपर्क हो जाता है। खुशी की बात यह थी उन्हें पहले से पता चल चुका था कि उटोया आइलैंड पर हमला हो चुका है और वहां तकरीबन 600 से अधिक स्टूडेंट फंस चुके हैं। पर उनका कहना था कि यह आइलैंड शहर से 100 किलोमीटर दूर है, इसीलिए उन्हें वहां पहुंचने में तकरीबन 1 घंटे का समय लग सकता है। ये सुनने के बाद ये लोग मायूस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो 5 मिनट भी बिताना जहन्नुम में रहने जैसा है। और वो कह रहे हैं कि हमें 1 घंटा लगेगा, ये तो नामुमकिन सा लग रहा है। अब 10 मिनट के बाद जब डरावनी चीखों की गूंज दूसरी दिशा से आने लग गई तो इन्होंने मन बनाया कि अब हमें पास वाले सबसे छोटे टापू पर जाना चाहिए, जहां हो सकता है कि वो हमें ना देखे। इतने में अचानक एक भागता हुआ स्टूडेंट के पास आया। बताने लगा कि वहां तो सभी मार चुके हैं, बस लाशें बिखरी है वहां चारों तरफ। ये जानने के बाद तो बेचारी एनी की हलक सूख गई। कहीं उन लाशों में उसकी बहन ना हो। एनी को छोड़ बाकियों का ये कहना था अगर हम उस छोटे टापू तक पहुंच जाएंगे तो हम समुद्र में स्विम करके पास वाले बॉय तक भी जा सकते हैं, जहां पर हो सकता है कि कुछ मदद के लिए हो, जैसे कि पास से गुजर रहे शिप हमें देख ले और हमें बचा ले। एनी को अभी सिर्फ अपनी बहन की फिक्र थी, इसलिए उसने बाकियों को आगे जाने को कहा और खुद उसी कैंप वाली दिशा की ओर जाने लगी जहां सारी गोलीबारी हुई थी। हालांकि बाकियों ने उसे आवाज लगाई, वापस आने को बोला, लेकिन वो अब नहीं सुनने वाली थी। घुटनों के बल रेंगते हुए वो धीमी धीमे सिर्फ उसी तरफ जा रही थी। उसे यह अच्छे से पता है कि उसकी एक गलती की कीमत उसे अपनी मौत से चुकानी होगी।
जब उसने देखा कि आगे का रास्ता साफ है तो वो तेजी से कैंप की तरफ भाग गई। प्रभाव से पहले कुछ कदमों के बाद एक पीले रंग की जैकेट पहना एक छोटा लड़का दिख गया जो एकदम खामोशी से बस एक ही तरफ देखे जा रहा था। एनी ने उसे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, उसके लिए ये रहना सेफ नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, बस उसी तरफ देख रहा था। एनी ने एक बारी तो सोचा कि वो आगे बढ़ जाए, लेकिन जब उसने उसके कपड़ों के रंग को देखा तो उसका दिल पसीज गया। इसीलिए वो उसे शांत करने लग गई और बातों के दौरान पता चला कि वो यहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि उसके बड़े भाई ने कहा था कि वो उसे लेने के लिए यहीं पर आएगा। अगर वो चला गया तो वो कभी वो ढूंढ नहीं पाएगा। एनी ने झूठ कहा कि वो उसके भाई की गर्लफ्रेंड और उसने मुझसे कहा कि तुम्हें जंगल में जाना होगा। ये जानकर वो छोटा लड़का उठने को राजी हो गया और जंगल की ओर भागने लगा। जाते जाते हुए एनी की नजरें उसके पीले जैकेट पर ही थी जो उसे बार बार याद दिला रही थी कि वो चाहकर भी सबको अंत तक बचा नहीं सकती। इसीलिए सबसे पहले उसे अपनी बहन को बचाना होगा क्योंकि उसके लिए वो सबसे कीमती है। भागते हुए वो कैंप के अंदर घुस गई, लेकिन ये क्या, वहां तो कोई नहीं था, सिर्फ एमी का फोन पड़ा था, वो भी स्विच ऑफ, यानी कि या तो वो खुद चली गई या फिर उसके साथ कुछ हो चुका है। उसका दिमाग इन सवालों के घेरे में उलझा था। इतने में बाहर से एक आहट ने उसकी सांसों को रोकने पर मजबूर किया। ये वही हमलावर था जो इधर आया था ताकि बचे हुए लोगों को मार सके। एनी बिना हिले ढुले वहीं उसी पोजीशन में बैठी रहती है ताकि कोई आवाज ना हो सके। कुछ देर बीत जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो कदमों की आहट अब दूर जा चुकी है। उसने उल्टी दिशा में भागना शुरू किया ताकि पहले तो इस खुली जगह से दूर हो जाए। एमिली को उसने हर जगह ढूंढा सिवाय एक जगह के, वो थी समुद्र का किनारा जहां हो सकता है कुछ बच्चे अभी बचे हों। तो अब वो उसी तरफ जाने लगती। अभी तक हमें ये बताया नहीं गया है कि ये हमलावर कितने हैं और आखिर उनका मकसद क्या है, किस लिए वो ऐसे बिना सोचे समझे लोगों को मार रहे हैं। इन सवालों का जवाब तो आगे चल के मिलेगा, पहले हमें ये पता लगाना है क्या एमिली वहीं पर है या फिर नहीं। तेजी से चट्टान की ओर भागते हुए एमिली के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है, क्या उसकी बहन जिंदा है या नहीं। इतने में अचानक पीछे से एक धीमी सी मदद की गुहार आई। वो सन रह गई कि आखिर यहाँ कौन हो सकता है। उसने अपनी गर्दन पीछे की, वहां एक छोटी लड़की गिरी पड़ी थी। उसकी हालत बुरी हो चुकी थी, वो हिलडुल नहीं पा रही थी। दरअसल उसकी पीठ पर गोली लगी थी जिससे एक बड़ा सा घाव बन चुका है और उसी में से खून लगातार बहता जा रहा है। एनी ने फौरन अपनी जैकेट उतारी, उसके घाव पर बांधी और सोचा कि इसे बचाना होगा। इसीलिए वो दोबारा ऊपर गई और वहां थोड़ी देर इंतजार किया, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट उसे मिल जाए जो उसकी मदद करे। और तभी अचानक वहां एक एक करके बहुत सारे स्टूडेंट आने लगते हैं जिनके आगे वो हाथ जोड़कर विनती करती है। वहां एक छोटी लड़की घायल है, हमें उसे बचाना होगा। लेकिन ताज्जुब की बात थी कि एक भी बंदा या फिर एक भी बंदी रुकी नहीं। उन्हें सिर्फ खुद की जान की फिक्र थी, लेकिन एनी उनमें से नहीं थी। उसके अंदर इंसानियत थी। वो दोबारा उसके पास गई और उसके साथ में लेट गई। अब उसने मन बना लिया है कि वो उसे अपनी बाहों में उठाकर नीचे लेकर जाएगी ताकि वहां जान बचा सके। लेकिन जो भी स्टूडेंट भागकर उस तरफ जा रहे थे वो दोबारा इसी तरफ आने लगते हैं और इस बारी वो डर से नहीं बल्कि मौत से भाग रहे थे क्योंकि उनके पीछे वही हमलावर अब दोबारा पड़ चुका है। यानी से वो तकरीबन 10 मीटर की दूरी पर है। यहाँ तक कि उस छोटी लड़की ने भी उसे देख लिया है। उसके मुंह से आवाज निकलने वाली थी, तभी उसने उसके मुंह और नाक दोनों को अपने हाथ से बंद कर दिया, वरना दोनों मारे जाएंगे। जब वो अज्ञात हमलावर वहां भी कत्लेआम मचा लेता है तो आगे बढ़ता है, लेकिन इधर जब एनी ने अपने हाथ उस लड़की के मुंह से हटाया तो वो अपना दम तोड़ चुकी थी। ये मंजर देखकर उसे बहुत डरा देता है, पर इससे भी बुरी चीज ये होती है उसी समय उस लड़की के फोन पर उसकी माँ का वीडियो कॉल आता है। अब एनी क्या करे, उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो उस वीडियो कॉल को उठा सके। आखिर वो उसकी माँ से क्या बोलेगी कि आपकी बेटी ने मेरे हाथों में अपना दम तोड़ा है। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी। उसने उस लड़की को वहीं छोड़ दिया और खुद तेजी से नीचे की ओर भागने लगी। उसकी रफ्तार ज्यादा होने के कारण वो गिरते पड़ते नीचे पहुंचती है। तभी उसे एक चॉपर की आवाज आई। शायद मदद के लिए वो लोग आ चुके हैं, पर दोस्तों ये आवाज जान बचाने की नहीं बल्कि जान लेने की थी। दरअसल ये चॉपर उन्हीं हमलावरों का था जो उन छुपे हुए स्टूडेंट को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। यानी जब नीचे की ओर भाग रही थी उसे ऊपर से उन स्टूडेंट की मौत की चीख सुनाई देती है जिन्हें उस चॉपर ने देखकर उन्हें मार डाला था। वो खुद भी कहीं छुपने के लिए जगह ढूंढ रही थी, पर बहन को ढूंढने के चक्कर में इतना समय निकल चुका है कि अब जहां भी वो थोड़ी बहुत जगह है वहां पहले से मौत से डरे हुए स्टूडेंट छुपे हैं और वो कहां जाए उसे खुद समझ नहीं आ रहा है। एनी ने उन सभी के चेहरों पर वो खौफ देखा था जिसको वो लफ्जों में बयान नहीं कर पाएगी। कई मीटर तक चलने के बाद उसे आखिर में एक जगह मिलती है, लेकिन इसमें भी एक खोट थी। इस जगह को आसानी से ऊपर से देखा जा सकता है और ऐसे में उसका यहाँ छुपना बेकार है। अब एनी ने अपने ऊपर खुद के काबू को खो दिया है। उसकी जगह अगर कोई भी होता तो उसके साथ सेम यही होता। अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि आपकी मौत होने वाली है तो आप भी उसी तरह बर्ताव करेंगे। एनी ने अपने जूते उतारे और समंदर में कूद गई। उसका मानना है कि वो सामने वाले किनारे तक तैर कर जाएगी, खुद की जान बचा लेगी। लेकिन जब उसने समुद्र में तैरती हुई लाशों और उन्हें करीब से देखा तो उसके होश उड़ गए। उन लाशों ने उसे वापस होश में ला दिया। जो वो करने के लिए जा रही है वो पहले कई सारे लोगों ने कर दिया है। किनारे पर जाने के बजाय वो हमेशा के लिए खत्म हो गए। माहौल बहुत ज्यादा डरावना हो चुका है। सभी को 1 घंटा बीत जाने का इंतजार था।
ठंडे पानी से होते हुए वापस किसी आश्रय की तलाश में निकल पड़ी। तभी उसे एक किनारे मिल गया जहां उसे पहले से कुछ साथी छुपे थे। एनी भी वहां छुप गई और वहां पहले से मौजूद एक लड़की ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। एनी समझ गई कि यहाँ उसके लिए जगह नहीं है। उसने फिर से अपने कदम बढ़ाना शुरू किए। ठंडे पानी उसके शरीर को अब कमजोर कर रहे हैं। ऊपर से वो गोलियों की आवाजें उसके सर पर मानो हथौड़े की तरह पड़ रही हैं, जो उसकी बची कुची किस्मत को तोड़ रही हैं। और एक बारी तो उसे ये भी लगा कि अब वो नहीं बचेगी, बस आगे बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक उसे ख्याल नहीं आया उसके पीछे से कोई आवाज लगा रहा है। दरअसल ये मार्क था, जो उसका क्लासमेट है। उसने एनी को जोर से पुकारा, तब वो जाकर सुनी। 4 लोगों के इस समूह में उसे भी शामिल कर लिया, एक छोटी सी जगह पर छुपा लिया ताकि वो बच जाए। अब एनी को लगने लगा है कि वो शायद बच जाएगी, क्योंकि ये जगह सुरक्षित लग रही है उसे। ऊपर से मार्क उसका अच्छा साथी है, तो वो उसे यहाँ से भगाएगा नहीं। लेकिन ये सिर्फ उसका एक भ्रम था। उसे छुपे हुए 2 मिनट भी नहीं हुए कि ऊपर से फिर से बंदूक से निकली वो मौत की गोलियों की ध्वनि उनके कानों में सुनाई देने लगती है। और इस आवाज को अनसुना करने के लिए उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। कुछ मिनटों के बाद वो आवाज थम गई। इन्हें लगा कि शायद हमला टल गया, लेकिन ये गलत थे। एक लड़की ने देखा कि दूसरी तरफ से कुछ स्टूडेंट फिर से भाग कर आ रहे हैं, और हो सकता है कि वो हमलावर अब नीचे आ चुका हो और उसे पता चल गया हो कि बाकी लोग कहाँ छुपे हैं। ये देखने के बाद इनके साथ 2 और लोग थे, वो जगह निकल कर भाग जाते हैं और बाकी के 2 थे वहीं रह गए, जो मार्क और एनी थे। क्योंकि मार्क का कहना था वो हमलावर को पता है कि वो अकेले है, तो वो इतने सारे लोगों के पीछे अकेले नहीं भागेगा। उसका यह अनुमान सही भी निकला। आगे जाने पर कुछ ही देर बाद हम उन भागे हुए लोगों को चीखे सुनाई देते हैं। उनकी ये दौड़ जिंदगी की आखिरी दौड़ बन गई थी, क्योंकि आगे जाकर चॉपर ने उन्हें देख लिया। क्योंकि वो खुले में थे, मार्क के इस फैसले से एनी की जान बच गई और इससे उसे काफी भरोसा हो जाता है कि वो एक अच्छा लड़का है और जैसे वो औरों के बारे में सोचती है वो भी सोचता है। लेकिन दोस्तों, ये खुशी के पल सिर्फ कुछ देर के थे, क्योंकि तभी अचानक छुपे हुए स्टूडेंट एक दूसरे को कोसने लग गए कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और इसी शोर के कारण वो उन हमलावरों की नजरों में आ गए। फिर क्या हुआ, उन सभी को एक एक करके मार दिया गया। सभी की लाशें किसी पानी के झरने की तरह नीचे आने लगती है। एनी को ख्याल आया कहीं उसमें उसकी बहन तो नहीं थी। उसने तुरंत अपने कदम तेज किया और उस ठंडे पानी में फिर से दौड़ लगाना शुरू किया। आगे जाकर उसने देखा कि वहीं छोटा लड़का मरा पड़ा है। काश उसने उसकी वो पीली चटकार जैकेट उतरवा दी होती, शायद वो बच जाता। लेकिन अब तो वो जा चुका है और गए हुए लोग कभी वापस नहीं आते। अब कुछ नहीं बचा, शायद वो अंदर से खत्म हो चुकी है। बीते 1 घंटे से उसने जो कुछ भी देखा वो एक अच्छे खासे इंसान को अंदर से खोखला कर देगा। गलती के कारण उसने खुले इलाके में कदम रख दिया, जिसे वो उस हमलावर के निशाने में आ गई। एक गोली सीधा हवा को चीरते हुए उसके सीने के आर पार हो गई। पास में ही खड़ा मार्क ये देखकर फौरन भागने लगा। अंत में जाकर उसने वो दिख गया जिसके लिए वो 55 मिनट से भाग रही थी, तड़प रही थी। एक रेस्क्यू बोट जिसमें पहले से कुछ स्टूडेंट सवार थे। एक लड़की भी थी जिसने पीले रंग का स्वेटर पहना था, वो एमिली थी दोस्तों। और इसी को किस्मत कहते हैं। एक बहन जो दूसरी बहन को ढूंढते ढूंढते कुर्बान हो गई, तो कहीं कोई अपने साथी को बचाते हुए कुर्बान हो गया। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से यह घटना साल 2011 में नॉर्वे की ओयोटो आइलैंड पर हुई, जो शहर से 100 किलोमीटर दूरी पर था। मैनचेस्टर कॉलेज के 670 स्टूडेंट वहां पर एक ट्रिप के लिए गए थे, जिसमें वो कुछ नई और रेयर स्पीसीज के बारे में जानने वाले थे। लेकिन एक नफरत के बीज ने 77 लोगों को अपने जहर से मार डाला। उस दिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक और घटना हुई जो नॉर्वे के पीएम हाउस के एकदम बगल में हुई। वो विस्फोट था। इसमें 277 लोग घायल हुए, तकरीबन 80 लोग मारे गए। उसके कुछ ही घंटे बाद इस आइलैंड पर भी ये हमला हुआ। लोगों का कहना था यह हमला एक खास पॉलिटिकल एजेंडा के तहत करवाया गया, क्योंकि वहां एक मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट होने वाला था जो वहां की पहले की सरकार को पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी उनकी पावर जाए, इसीलिए उन्होंने दूसरी पार्टी को मुजरिम साबित करने के लिए सब कुछ किया, ताकि वो लोग कभी भी सत्ता से दूर ना हो। और इसी को शायद पॉलिटिक्स कहते हैं। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।